हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ जनरल स्टडीज़। और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और आपके एग्जाम के सिलेबस का भी एक पार्ट है। देयर आर सम क्वेश्चन एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक, सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक टुडे, राइट। नाउ फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई दीज राइट्स आर नीडेड। इन राइट्स की ज़रूरत क्यों है? इन राइट्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि जो कंट्री के सिटीज़न है या ह्यूमन है जो कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर रह रहे हैं वो अपनी लाइफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ आपका जी सकें। इसलिए आपको फंडामेंटल राइट्स आपके दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स इसलिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि कोई आपको बेवजह परेशान ना करे, क्योंकि हमारी कंट्री में लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ ऑफ द लैंड जो है हमारी कंट्री का, वो कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करता है जो गवर्नमेंट को करनी होती हैं और कुछ नहीं करनी होती हैं। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ राइट्स आपको प्रोवाइड करता है और इस राइट्स के वायलेशन के कंडीशन में इफ़ दीज राइट्स ऑफ योर्स आर वायलेटेड बाय एनी पर्सन, सो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है कि किस तरह आप अपने राइट्स का वायलेशन होने से रोक सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स आपके जिनका हिस्ट्री हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट 1215 में किंग जॉन के द्वारा, आपके किंग जॉन थे, इंग्लैंड के आपके रूलर थे किंग जॉन, उन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स अपने देश के लोगों को आपके दिए थे। इसके अलावा इंग्लैंड में ही बिल्स ऑफ राइट लाया गया था जो सिविल और ह्यूमन राइट्स से आपका रिलेटेड था, और ये लाया गया था आपका 1689 में। 1689 में बिल्स ऑफ राइट आपका लाया गया था। ये बिल्स ऑफ राइट के तहत भी जो आपके इंग्लैंड के लोग थे, पीपल ऑफ इंग्लैंड, वो गिवन फंडामेंटल राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स। जहाँ तक हम बात करते हैं किसी डेमोक्रेसी की, now the first country to adopt fundamental rights in its constitution was USA। USA पहला आपका देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट आपका किया था। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी हमने कहाँ से लिया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम और टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ऑलराइट। नाउ हमारे यहाँ सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स की आपकी डिमांड हुई थी, द फर्स्ट डिमांड वाज मेड बाय मोतीलाल नेहरू। द फर्स्ट डिमांड वाज मेड बाय मोतीलाल नेहरू in his Nehru report which was published in 1928. Alright, the first demand for fundamental rights was done by Motilal Nehru in his Nehru report which was published in 1928. Now the Britishers ने Indians को challenge किया था to make your own constitution, और ऐसा constitution which is accepted by all parties, ठीक है। So Motilal Nehru accepted this challenge and he drafted the first draft of our constitution in 1928, which is also known as Nehru Report. Now in this Nehru Report, he first demanded fundamental rights or basic human rights for the citizens of the country. The second attempt was made in 1931. In 1931, Karachi session of Congress. In Karachi session of Congress, which is presided by Sardar Vallabhbhai Patel, he demanded basic fundamental rights for the citizens of the country. Alright, in 1931 in Karachi session, which is headed by or presided by Sardar Vallabhbhai Patel, in this session he demanded fundamental rights for the citizen of the country. Now the draft from these rights, the draft of these two things, इन दोनों चीज़ों के ड्राफ्ट से ही हमने क्या बनाया, आपका फंडामेंटल राइट्स का स्ट्रक्चर आपका तैयार किया है। अगर हम बात करें तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, केम इनटू इफेक्ट आपका आया था, तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स आपके हुआ करते थे। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज 6। सो ये फंडामेंटल राइट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स at present in our constitution. 7th fundamental rights was right to property. जो 7th फंडामेंटल राइट हुआ करता था वो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, विच वॉज लेबर लेटर, जिसको लेटर क्या कहते थे आपका हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। नाउ एट प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली एंड देयर आर ओनली
6 फंडामेंटल राइट्स। एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स हैं आपके? सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आइए उनको देखते करके। तो फर्स्ट राइट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 को इंक्लूड किया जाता है। फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी को हिंदी में हम कहते हैं समानता का अधिकार। यानी कि दीज आर दोज राइट विच प्रमोट सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी and judicial equality. For example, Article 14 states that there should be that every person on the country is equal in the eyes of law, right? That means कि every person of the country who is living in the country, whether a citizen or an foreigner or a tourist in the country, is equal in the eyes of the law. ठीक है? Equality before law. It states that everyone is equal before law. So that means this right speaks about the judicial equality, the equality of the law which is given to the citizens. आर्टिकल 14 बात करता है कि कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति एक समान है। There will be an equality before law. कानून की नज़र में हर एक इंसान क्या रहेगा? आपका एक जैसा रहेगा, बराबर रहेगा। सो राइट टू इक्वालिटी में जो आपके आर्टिकल्स हैं दैट इज फ्रॉम 14 टू 18, और इन सारे के सारे आर्टिकल्स में सोशल इक्वालिटी, जुडिशियल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई है। ओके उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आपके आते हैं। इसमें जो डिफरेंट फ्रीडम्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड, ये सारे के सारे जो आपके राइट्स हैं किसमें दिए गए हैं? राइट टू फ्रीडम में दिए गए हैं। उसके बाद है आपका राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपको एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए इसके लिए भी आपको राइट्स दिए गए हैं, और राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 आते हैं। आर्टिकल 23 जो अबॉलिश करता है एनी काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन द कंट्री एज वेल एज एनी काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर इन द कंट्री, एंड आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन द कंट्री। ओके 23 बात करता है कि किसी भी टाइप का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बच्चों की, महिलाओं की खरीद फरोख्त। कोई भी किसी को नहीं खरीदेगा, कोई भी नहीं बेचेगा। इसके साथ साथ इसमें ही इंक्लूडेड है किसी भी तरीके के ऑर्गन का ट्रेड। आप किसी भी टाइप के ऑर्गन का ट्रेड नहीं करोगे, कोई किडनी नहीं बेचेगा, ठीक है, कोई लीवर नहीं बेचेगा। इस तरह के सारे ट्रेड जो हैं आपके इलीगल हैं। ऑलराइट, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ना हमारा जो कंट्री है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेकुलर है। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेकुलर कंट्री? अ कंट्री विच डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। एक ऐसा देश जिसका खुद का कोई धर्म नहीं होगा, खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, बट ऑल रिलीजन जो उसकी परिधि में रह रहे हैं, ऑल द रिलीजन विच आर लिविंग इट्स इनसाइड इट्स बाउंड्री, उन सबको क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा, और हर एक इंसान को अपने रिलीजन के अनुसार किसी प्रकार का काम करने के लिए फ्रीडम आपका दी गई है। वो अपने रिलीजन के आधार पे कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 से 28 तक कौन से राइट्स हैं आपके? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नाउ दीज राइट्स बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी ऑफ द कंट्री। ये जो अधिकार हैं माइनॉरिटीज़ को आपके दिए गए हैं, और इस फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। आर्टिकल 29 और 30 किस में आते हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आपके आते हैं। इसमें माइनॉरिटीज़ को इस बात का राइट दिया गया है कि वो अपनी भाषा, जो उनका लैंग्वेज है, उनका डायलेक्ट है, उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ है उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल 30 ये बात करता है कि माइनॉरिटीज़ अपने इस कल्चरल वैल्यूज़ की प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं उनके कॉन्वेंट आपके स्कूल्स होते हैं, जो आपके मुस्लिम लोग हैं उनके एजुकेशन के लिए मदरसा आपके होते हैं। इसी तरह हिंदूज़ के भी बहुत सारे आपके स्कूल्स होते हैं, आश्रम वगैरह आपका होता है। ये सारे के सारे जो स्टैब्लिश करने के अधिकार हैं ये किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 30 में आपके दिए गए हैं। सो एक ब्रीफ समरी में आपको प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी विच स्पीक्स अबाउट द इक्वालिटी इन द सोसाइटी। सेकेंड राइट इज राइट टू फ्रीडम विच स्पीक्स about some certain freedoms which are given to the citizen of the country.
उसके बाद है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नो पर्सन शुड बी एक्सप्लॉइटेड in any case, in any how. All right, so these rights are given in rights against exploitation. Right to freedom of religion, every person is free to practice its own religion in the country, and country of India shall not have any religion. Indian country does not have any religion, but it will promote and secure all the religion living inside its boundaries. उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, दीज राइट्स आर गिवन टू द मिनॉरिटीज. आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 कम्स अंडर दीज राइट्स. आर्टिकल 29 स्टेट दैट द minority of the country of India can practice their cultural values, their cultural practices. They can practice that, and in Article 30 states that in order to promote their cultural values, dialect, language, they can set up educational institutions in the country. इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं. ओके, सो जो राइट्स आप पे गिवन है उनको थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लेते हैं. नाउ जैसे हमने पढ़ा था, जैसे भी हम पीछे कर आए हैं कि राइट फंडामेंटल राइट्स, और उसमें पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी. सो राइट टू इक्वालिटी, एज आई टोल्ड यू, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 18, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 कम्स under right to equality. The first right, Article 14 state that equality before law. Every person should be treated before law. Every person should be treated equally before law. Now, it is a duty of the state. ये स्टेट जो है, ये स्टेट का मतलब है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब है आपका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब है आपके अदर ऑफिसर्स. जितने भी आपके स्टेट के ये ऑफिसर्स हैं, दे विल मेक एन इक्वल लॉ एंड इम्प्लीमेंट दिस लॉ इक्वली ऑन एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. ये जितने भी आपके अधिकारी लोग हैं वो एक जैसा ही रूल बनाएंगे, एक जैसा ही लॉ बनाएंगे, और उसको एक जैसा ही सभी लोगों पर आपका लागू करेंगे. उसका आर्टिकल 15 ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. सो आर्टिकल 15 ये बात करता है कि किसी भी इंसान के साथ इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सेक्स यानी कि जेंडर के आधार पर भी क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. इसके साथ साथ प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भी क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. आप देखते हैं कि बहुत से रेसिस्ट आपके लोग होते हैं जो नॉर्थ इंडियंस पर रेसिस्ट कमेंट आप पे करते हैं, साउथ इंडियन पर रेसिस्ट कमेंट आप पर करते हैं, काला गोरा, आप यहाँ के हो, आप यहाँ के हो, आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं. तो इस तरह की सारी चीज़ें इंडिया में करना इलीगल है. आर्टिकल 15 यही बोलता है कि किसी भी इंसान के खिलाफ कोई भी रेसिस्ट स्लर नहीं यूज़ किया जाएगा. और रेसिस्ट स्लर का मतलब है कि आप चाहे किसी के साथ जेंडर बेस पर, रेस बेस पर, कास्ट बेस पर या प्लेस ऑफ बर्थ पर आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. ऑलराइट, इसके बाद आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 इसमें गिवन नहीं है पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आर्टिकल 16 होता है राइट टू इक्वल, दोबारा से लिखते हैं, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी. Right to equal opportunity. Now, what is the meaning of right to equal opportunity? That no discrimination should be done on the given basis which are given in Article 15 in terms of government jobs. यानी कि जो आर्टिकल 15 पर जो ग्राउंड दिए गए हैं डिस्क्रिमिनेशन पर, उन डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड के आधार पर आप किसी भी इंसान को किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने से नहीं रोक सकते. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने आरएमसी का फॉर्म भरा है, आप तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम दोगे, तो आरएमसी का फॉर्म भरने से आप किसी भी स्टूडेंट को इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते जो ग्राउंड्स आर्टिकल 15 में गिवन है. आरएमसी के लिए भी, साथ के साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर आपके निकलती है इन फ्यूचर, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आपके सिटीजन को आपके डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता इन ग्राउंड्स पर. इसका ये मतलब है कि आप नॉर्थ ईस्ट वाले व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि आप फॉर्म नहीं भरोगे, आप वुमेन को नहीं बोल सकते कि आप फॉर्म नहीं भरोगे. तो जेंडर के आधार पर जो गिवन ग्राउंड्स किस में हैं, ये सारे गिवन ग्राउंड किस में थे, आपके 15 में थे. आर्टिकल 15 में जो भी आपके गिवन ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स पर आप किसी को भी आर्टिकल 16 के तहत आपकी अपॉर्चुनिटी से प्रोहिबिट नहीं कर सकते.
ठीक है। आर्टिकल 17 बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी किसको कहते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी, पहली बात तो बच्चों, अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड टू कास्ट। अनटचेबिलिटी जो है ये कास्ट से आपका संबंधित है। कास्ट, जाति। हमारी कंट्री में पहले तो अनटचेबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं। अनटचेबिलिटी इज अ प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हम जो कोई भी इंसान है उसको उसकी कास्ट के आधार पर, जो भी उसकी कास्ट है उसको उसकी कास्ट के आधार पर कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी गलत प्रैक्टिस उसके साथ करते हैं। यानी कि किसी भी इंसान को अगर उसकी जाति के आधार पर छोटा बनाया जाए सोसाइटी में, या उसके साथ बुरी प्रैक्टिसेस की जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनटचेबिलिटी। हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं छुआछूत। यानी कि देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस विच आर कंसिडर्ड एज द प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, एंड ऑल दिस प्रैक्टिसेस आर प्रोहिबिटेड इन आर्टिकल 17। यानी कि कुछ आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में जिनको ये कंसिडर किया जाता है कि ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हैं, और इन सारी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट किया गया है। अब वो प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं उस पर चलते हैं। अनटचेबिलिटी की पहली प्रैक्टिस है कि अगर आप किसी भी इंसान को उसकी कास्ट के अकॉर्डिंगली टेम्पल में एंट्री करने से रोकते हो, यानी कि आप किसी भी इंसान को उसकी कास्ट के कारण टेम्पल में एंटर करने से रोका जाए। देखिए, पहले ऐसा हुआ करता था कि जो शेड्यूल कास्ट के आपके लोग हुआ करते थे, जिनको समाज में निम्न वर्ग का लोग कहा जाता है, लो कास्ट लोग जिनको कहा जाता है, उनको टेम्पल्स वगैरह में एंट्री नहीं करने दी जाती थी। ठीक है। ये जो आपके लो कास्ट के आपके लोग हुआ करते थे, इनको अगर गांव में कोई मेला लगा है, विलेज में कोई फेयर आपका लगा है, तो वहां पर भी एंट्री नहीं करने देते थे। अगर ये लोग सड़कों पर भी चलते थे तो भी इनको जो हाई कास्ट के लोग हुआ करते थे, इनकी शैडो भी अपने ऊपर पड़ने पर बुरा मानते थे। सो हम ये देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। 1900 से या उससे पहले ये सारी की सारी ईवल प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में हुआ करती थी। पर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये सारी की सारी प्रैक्टिस किसी भी इंसान को इंफीरियर बना देती हैं। ठीक है। सो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 17 के तहत, या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने क्या करा, आर्टिकल 17 के तहत इस तरह की प्रैक्टिसेस को क्या कर दिया, आपका एबॉलिश कर दिया। तो पहला प्रैक्टिस क्या था कि आप किसी भी इंसान को उसकी कास्ट के आधार पर टेम्पल में जाने से नहीं रोक सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले जो लो क्लास जो आपके लोग लो कास्ट के जो लोग हुआ करते थे सोसाइटी में, उनको टेम्पल्स में जाने से रोक देते थे। वो बाहर से ही पूजा करते थे, और उनको बाहर से अगर गलती से घुस भी जाते थे अंदर तो उनको लोग बहुत पीटते थे। ठीक है। उसके बाद हम देखते थे कि पहले देखो नलके तो होते नहीं थे, तो लोग ना कुओं से पानी भरते थे, वेल से आपका पानी फैच किया करते थे। अब देखो, अगर गांव में ना कुएं भी बटे रहते थे, हाई कास्ट वालों का कुआं अलग, लो कास्ट वाले लोगों का वेल अलग। तो कोई भी लो कास्ट वाला व्यक्ति हाई कास्ट वाले व्यक्ति के कुएं से पानी नहीं भर सकता था। तो इस तरह की आपकी क्या थी, अनइक्वालिटी थी सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और इसी अनइक्वालिटी को एबॉलिश करने के लिए आर्टिकल 17 अनश्राइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, विच स्टेट्स दैट एनी प्रैक्टिसेस ऑफ सच काइंड विच प्रमोट्स अनटचेबिलिटी इन द सोसाइटी आर प्रोहिबिटेड। राइट। नाउ आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि इंडिया में कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। कोई भी टाइटल जो भी, जैसे आपने सामने आप टाइटल लगा दो कि किंग, जैसे टाइटल लगा लो आप सर, इस तरह के कोई भी टाइटल इंडिया में नहीं दिए जाते। ठीक है। इंडियन जो आपकी गवर्नमेंट है वो सिर्फ दो ही जो आपके एरियाज हैं उसमें टाइटल देती है। पहला एरिया है आपका डिफेंस, आपको टाइटल मिलता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ डिफेंस में, और दूसरा मिलता है एजुकेशन में। जो इंडियन स्टेट है या जो भारत है या स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया में, वो सिर्फ आपको दो ही उसमें टाइटल दे सकती है, एक डिफेंस में और एक एजुकेशन में। इसके अलावा हमारे कंट्री में किसी भी इंसान को कोई भी या किसी भी टाइप का टाइटल नहीं दिया जाता है। ठीक है। अब
अगर हमारी कंट्री का कोई भी सिटीजन है वो किसी दूसरी कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता, ठीक है, हमारी कंट्री का सिटीजन किसी दूसरी कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं लेगा। दूसरा, अगर कोई अदर कंट्री हमारे किसी सिटीजन को कोई प्राइज देना चाहती है, कोई अवार्ड देना चाहती है, तो ऐसा अवार्ड भी वो जिसको मिलने वाला है वो पहले किससे पूछेगा, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट से पूछेगा, उसके बाद ही वो इस अवार्ड को एक्सेप्ट करता है। अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया नो तो अवार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। एक और इसमें कंडीशन होती है बच्चों कि अगर कोई फॉरेनर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर काम कर रहा है, अगर कोई फॉरेनर है और इज वर्किंग ऑन अ गवर्नमेंट पोस्ट या पोस्ट फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर वो काम कर रहा है। अब आप बोलोगे सर कि कोई फॉरेनर हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब कैसे कर सकता है, तो देखो बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है बच्चों, हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, है ना, हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई के जो गवर्नर थे बच्चों वो कौन थे, रघुराम राजन थे, राइट। रघुराम राजन के बाद बने आपके उर्जित पटेल और एट प्रेजेंट हैं आपके शक्तिकांत दास, है ना, शक्तिकांत दास है हमारे एट प्रेजेंट। तो देखो बच्चों, रिजर्व बैंक का गवर्नर क्या है, अ पोस्ट विच इज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि ये एक सरकारी नौकरी है, और इस पर बैठने वाले एक व्यक्ति कौन थे, रघुराम राजन थे। नाउ इनका नाम इंडियन लगता है बच्चों, बट ये इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन है, यानी कि रघुराम राजन बाय ओरिजिन इंडियन है बट बाय बर्थ क्या है आपके अमेरिकन है, यानी कि इनके पास कहाँ का सिटीजनशिप है आपका, अमेरिका का सिटीजनशिप है। तो अगर रघुराम राजन को इनका कंट्री कौन सा है बच्चों, इनका कंट्री है यूएस या अमेरिका, अगर रघुराम राजन को इनका कंट्री कोई टाइटल कोई अवार्ड देना चाहता है तो ऐसा अवार्ड भी ये रघुराम राजन किससे पूछ कर लेंगे, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट से पूछ कर लेंगे। क्लियर हो गया। सो समरी क्या है आर्टिकल 18 की, आर्टिकल 18 की समरी ये है कि हमारे यहाँ एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, हमारे यहाँ बिना प्रेसिडेंट से पूछे आप कोई अवार्ड नहीं ले सकते और टाइटल तो हम कोई भी नहीं ले सकते। हमारा स्टेट सिर्फ दो कैटेगरी में आपको टाइटल देता है, एक है डिफेंस और दूसरा है एजुकेशन। जैसे आप देखते हैं एजुकेशन में आपकी डॉक्टर की टाइटल आपको मिलता है जब आप पीएचडी कर लेते हैं, तो डॉक्टर एक टाइटल है जो आपको स्टेट दे रहा है। इसी तरह डिफेंस में आप देखो जितनी भी आपकी पोस्ट होती है, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर वगैरह, और जब आप रिटायर होते हैं तो आपसे आपके नाम के आगे उपाधि पहले होता है, टाइटल पहले होता है, ठीक है, जैसे ब्रिगेडियर ए, ब्रिगेडियर बी, कर्नल सी। तो इस तरह का टाइटल आप यूज कर सकते हो इंडिया में। सिर्फ दो ही टाइटल हमारा गवर्नमेंट देता है, पहला टाइटल कौन सा है, डिफेंस का है, और दूसरा टाइटल कौन सा है आपका, एजुकेशन का है, ठीक है। चलो अगला जो आपका आर्टिकल है या फंडामेंटल राइट है, ये राइट टू फ्रीडम, ये बात करता है कुछ फ्रीडम्स की जो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ठीक है। सो सबसे पहला है आपका प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। नाउ जो आर्टिकल 19 है इसमें ना 6 फ्रीडम्स हमको दी गई है। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अपना जो थॉट है, विचार है, उसको प्रेजेंट करने की स्वतंत्रता है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ? इट मीन्स anything which expresses you. For example, I'm wearing this clothes, this is my expression of myself. You are wearing whatever you are wearing, that is your expression of yourself. आप कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी पहनने की आपको आज़ादी है, वो आपका एक्सप्रेशन है आपकी तरफ। आप किसी तरह चलते हैं, आप किसी तरह बोलते हैं, आप किसी तरह लिखते हैं, कुछ भी काम करते हैं, ये सब क्या है, आपका एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन जो है आपको आर्टिकल 19(1)(a) में गिवन है। आप आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आपको फ्रीडम है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने का मतलब क्या है, आप देखो इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपकी आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस।
ओके, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो भी इसी आर्टिकल में आता है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है हमारी कंट्री में बच्चों, उसको जो फ्रीडम दिया गया है, जैसे कोई भी जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करता है कहीं से भी ना, और वो खबर आपके पास पहुंचाता है, न्यूज़ एंकर, तो उसको ये खबर आप तक पहुंचाने का जो फ्रीडम दिया गया है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19(1)(a) में है। अगर कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और वहाँ पर कोई जर्नलिस्ट या रिपोर्टर रिपोर्टिंग करता है और रिपोर्टिंग अखबार में लिखते हैं, आप पढ़ते हो, तो ये उसको राइट किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 19(1) का ए में दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आए, हो सकता है नहीं भी आए, पर आपको उसको बताना जरूरी है। आर्टिकल 19(1) में ही आरटीआई है। आरटीआई क्या होता है बच्चों? मैं बड़ा ही एक्सप्लेन वे में आपको समझाऊंगा, और ये 2005 में आपका जोड़ा गया था आरटीआई। आरटीआई होता है बच्चों राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? हमारी कंट्री में क्योंकि डेमोक्रेटिक आपका सिस्टम है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में करप्शन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता ही है। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बच्चों, वो हमेशा से कोशिश करती है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे ना। ट्रांसपेरेंसी कैसे बनेगी? जब हर कोई व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है, या कोई भी ऑफिसर जो कोई काम कर रहा है, वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जवाबदेह आपकी हो। तो 2005 में एक नया प्रोसेस आपका स्टार्ट किया गया, जिस प्रोसेस के तहत आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो। यू कैन आस्क फ्रॉम एनी फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑफिस। उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक लेटर भेजना पड़ता है कि सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट में लास्ट ईयर कितना काम हुआ, कितना आपने एक्सपेंडिचर किया है, जो भी आप जिस चीज़ की भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप उनसे मांग सकते हैं। और ये जो राइट आपको दिया गया है बच्चों, ये आपको आरटीआई एक्ट 2005 के तहत दिया गया है। और आरटीआई का ये जो एक्ट है, ये कौन से आर्टिकल में है बच्चों? आर्टिकल 19(1)(a) में है। नाउ जैसे मैंने आपसे कहा कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है ना पूछा जाए। अगर पूछा जाएगा तो सिंपल पूछ जाएगी, आरटीआई एक्ट किस साल आया था? व्हेन आरटीआई एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो 2005 में आपका आरटीआई एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोई भी पार्टी बना सकते हैं, कोई भी ग्रुप बना सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली, और ये ऑर्गेनाइजेशन को एसोसिएशन भी पढ़ेंगे आप बहुत सारी जगह पे, तो एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का मतलब है कि आपको ये स्वतंत्रता दी गई है, आपको ये इंडिपेंडेंट फ्रीडम दिया गया है कि आप अनआर्म्ड, बिना हथियारों के कोई भी आपका गैदरिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, कोई भी आपका सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19(1) में ही ये आपका गिवन है। उसके बाद अगला फ्रीडम है फ्रीडम टू रोम freely in any part of the country। ये जो आपका आर्टिकल है, ये बारे में बात करता है कि आप भारत में कहीं पर भी घूम सकते हो, और आपको घूमने से रोका कुछ केसेस में जा सकता है। अगर आप किसी ऐसी जगह घूमने जा रहे हो जो नेशन की सिक्योरिटी को लेकर या सिक्योरिटी की दृष्टि से क्या है, सेंसिटिव है। जैसे आप जो कैंट एरिया है उसमें एंट्री नहीं कर सकते, आप आईएमए में एंट्री नहीं कर सकते। आईएमए की सड़कों में आप घूम सकते हो, कितना घूमो, पर आईएमए में एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, सो अगर ऐसी कोई जगह है जो इंडियन सिक्योरिटी को लेकर या इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर आपका क्या है, सेंसिटिव है, तो वहां पर आपका ऐसे घूमने पर रोक लगा जा सकती है, वरना आप कहीं पर भी घूम सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका फ्रीडम टू सेटल एनीवेयर इन इंडिया। नाउ आप इंडिया में किसी भी जगह पे आपका परमानेंटली रह सकते हैं, टेम्पररी रह सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया है। उसके बाद है आपका फ्रीडम
ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? पैसा कमाना, आजीविका कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आप लाइवलीहुड की आपको आज़ादी है, आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते हो, आप कोई भी जॉब ले सकते हो, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो अपनी लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी क्राइम के केस में कल्प्रिट बनाया गया है तो उस समय आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं, उस समय आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। तो पहला राइट है, जिसे 20 हम कहते हैं। पहला राइट ये बोलता है कि अगर किसी ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, इफ एनी ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी पर्सन, ही शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑफेंस। इसका ये मतलब है कि अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको उस क्राइम की वही सजा मिलेगी जो उस समय है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक पेन चुराने की सजा आज 5 रुपए है और मैंने आज ये पेन चुराया है और मेरे को जेल में डाला और मेरा फैसला चल रहा है और मेरा फैसला आता है, कोर्ट मुझे सजा सुनाता है 2 महीने के बाद। अब 2 महीने के बाद क्या हो गया, पेन चुराने की सजा चेंज हो गई, अब पेन चुराने पे 10 रुपए का फाइन देना पड़ता है। तो मुझे जब सजा होगी तो मुझे 5 रुपए फाइन ही देना होगा, क्योंकि जिस समय मैंने क्राइम कमिट किया था उस समय जो पनिशमेंट फॉर दिस क्राइम वाज 5 रुपीज, नॉट 10 रुपीज। ऑलराइट, तो ये क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 20 बोलता है नो डबल जेओपर्डी। नो डबल जेओपर्डी का मतलब क्या होता है, जेपर्डी, नो डबल जेपर्डी का मतलब क्या होता है कि एक क्राइम के लिए किसी भी इंसान को एक बार ही पनिश किया जाएगा। He will not be punished again and again for the same crime he is committed very long ago. एक इंसान को एक क्राइम के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, उसको बार बार सजा नहीं देंगे। क्लियर? आर्टिकल 3 कहता है कि नो सेल्फ प्रोक्लेमेशन। नो सेल्फ प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या है? नो सेल्फ प्रोक्लेमेशन मीन्स कि एनी पर्सन will not be forced to give evidence against himself. किसी भी इंसान को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। ये आपका पुलिस का काम है और जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है कि वो उस कल्प्रिट के खिलाफ सारे के सारे आपके जो सबूत है वो इकट्ठा करेगी और इकट्ठा कर कर आपके कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगी। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है सिंपल भाषा में राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब है कि ये जो आपकी बॉडी है और इसके अंदर जो आपकी सोल है, आप अपनी बॉडी और अपनी सोल को लेकर कहीं भी जा सकते हो। आप अपनी बॉडी और अपने सोल का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हो। आप अपने हाथों को कैसे भी हिला सकते हो। आप अपनी सोल का इस्तेमाल करते कैसे भी सोच सकते हो। ये सारे के सारे जो आपके आर्टिकल हैं, ये सारी के सारी जो आपकी चीज़ें हैं, किसमें है? आपका राइट टू लाइफ में है। आर्टिकल 21A में बात की जाती है राइट टू एजुकेशन। देखिए बच्चों, जैसा कि आपका एग्ज़ाम का लेवल है, मुझे आपको ये बताना होगा कि आपसे ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में सिर्फ सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा। जैसा सब्जेक्ट बोर्ड पर आप देखते हो ना, पूछ लेंगे कि बताओ बच्चों एबोलिशन ऑफ टाइटल किस आर्टिकल में है, तो आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 18। तो ऐसे आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़्यादातर ये कोशिश करना कि आप इन आर्टिकल्स के सब्जेक्ट्स याद कर लेना। आपके जो सिलेबस है उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और वो आपके किस में आएंगे? आपके आर्टिकल्स में आएंगे। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 बात करता है कि जब आपको किसी क्राइम के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, तो उस समय आपके पास कौन कौन से राइट्स हैं। पहला राइट क्या है? टू नो द रीज़न फॉर योर अरेस्ट। आपको अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। ठीक है, यू मस्ट आस्क द पर्सन हु इज अरेस्टिंग यू। जो भी पर्सन आपको अरेस्ट कर रहा है उससे आपको ये पूछना चाहिए कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा राइट क्या है इस केस में? दूसरा राइट ये है कि यू आर गिवन द राइट टू कंसल्ट योर लॉयर। ठीक है, आपको ये अधिकार दिया गया है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, तो आप अपने किसी भी फेवरेट लॉयर से, मनपसंद वकील से लीगल एडवाइस ले सकते हैं, कानूनी सलाह ले सकते हैं। उसका तीसरा इसमें चीज़ है कि जब आपको गिरफ्तार किया गया है
तो उस गिरफ्तार करने के विद इन 24 आवर्स यू शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर अ जज और यू शुड बी प्रेजेंटेड इन अ कोर्ट। जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी न किसी कोर्ट में प्रेजेंट कराया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और आर्टिकल 23 बात करते हैं, हमने आपसे कहा कि ह्यूमन बींग्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, किसी भी इंसान की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे और फोर्स लेबर बॉन्डेड लेबर नहीं कराएंगे। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो सीधा सा अगर हम बात करें तो एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर किसकी बात की जाती है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका रिलीजन है उस रिलीजन की आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपेगेशन कर सकते हो। अपने रिलीजन की आप किसी भी, जो भी आपका रिलीजन जिसमें जिस तरीके से भी पूजा आरती करना बताया गया है आप वैसे कर सकते हो। अपने रिलीजन को पब्लिसाइज कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। जैसे जागरण कराना अपने रिलीजन का क्या है, प्रोपेगेशन है, प्रचार है। ठीक है, उसके बाद है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो भी रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, ठीक है, जो भी रिलीजियस अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए आप कोई भी कमेटी, काउंसिल या ग्रुप बना सकते हैं। जैसे बच्चों आपने सुना होगा ना कि दैट मंदिर समिति इज ऑर्गेनाइजिंग अ जागरण इन आवर सिटी, दैट मंदिर समिति, ठीक है। और ये सारी के सारी समितिज आप बना सकते हो, कमेटीज आप फॉर्म कर सकते हो रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, आर्टिकल 26 में है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी कोई भी ऐसी इनकम जो रिलीजियस वर्क से आपकी जनरेट हुई है वो टैक्स फ्री आपकी रहेगी, या आपने ऐसी कोई इनकम या अपनी इनकम का एक पार्ट किसी रिलीजियस कार्य के लिए दिया है तो ऐसी इनकम भी क्या रहेगी, आपकी टैक्स फ्री रहेगी। ठीक है, उसके बाद है आपका फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका ये मतलब है कि पहली बात तो ये कि अगर किसी भी स्कूल में कोई भी रिलीजियस फंक्शन आपका हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जाएगा। ये उस स्टूडेंट की मर्जी आपकी रहेगी कि वो चाहे उसमें पार्टिसिपेट करे या आपका ना करे, ये उसको फ्रीडम आपका दिया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 29 बात करते समय मैंने आपसे कहा था कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी कल्चर, लैंग्वेज, डायलेक्ट को प्रमोट करने के लिए आपका काम कर सकते हैं। और आर्टिकल 30 ये बोलता है कि माइनॉरिटीज़ अपने डायलेक्ट और आपके माइनॉरिटीज़ अपने कल्चर, भाषा, डायलेक्ट को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 30। इसमें एक और आर्टिकल आपका आता है और ये है आपका आर्टिकल 32। नाउ आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने कहा है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, नाउ आर्टिकल 32 ये बात करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो। आर्टिकल 32 जो है इट्स अबाउट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या रेमेडीज दी गई हैं कि अगर किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्या क्या रेमेडीज दी हैं। पहली बात तो ये देखें कि आर्टिकल 32 किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है ना। आर्टिकल 32 किसका पार्ट है, आपका फंडामेंटल राइट का आपका पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। इट्स योर फंडामेंटल राइट्स दैट your fundamental right that your fundamental right should not be violated, right? Now, अगर किसी भी केस में your fundamental rights are violated, तो उस केस में आपको रेमेडीज क्या दी गई है, रेमेडीज ये दी गई है कि
अगर आपकी किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हो। जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो उस समय ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते क्या है, ये जारी करते हैं रिट्स, ये इशू करते हैं रिट्स, WRITS। रिट्स मीन्स ऑर्डर। रिट इज अ ऑर्डर विच इज मेनली गिवन टू स्टॉप समथिंग। ठीक है, नाउ अलग अलग आपकी रिट्स हैं, 5 आपकी रिट्स हैं। पहली है हीबियस कॉर्पस, दूसरी रिट है मेंडेमस, तीसरी रिट है प्रोहिबिशन, चौथी रिट है सेरिटोरॉरी, और 5वीं रिट है क्यू वारंटो। ये सारे के सारे जो हैं ये बच्चों लैटिन टर्म्स हैं। इनको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, टू प्रेजेंट द बॉडी। मेंडेमस का मतलब होता है वी ऑर्डर, प्रोहिबिशन टू स्टॉप, सेरिटोरॉरी सेंड इट ओवर, और क्यू वारंटो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। नाउ हीबियस कॉर्पस रिट किस केस में जारी होती है? जब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, उसको अरेस्ट नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी उसको अरेस्ट कर लिया गया है। सो वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट जो है जिसने उसको अरेस्ट किया है उसको हीबियस कॉर्पस का रिट जारी करता है कि जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको हमारे सामने प्रेजेंट करो। ठीक है। मेंडेमस का मतलब होता है वी ऑर्डर। ये किस पर जारी होता है बच्चों? मान लीजिए कि मैं किसी भी एरिया का ऑफिसर हूं एंड एज एन ऑफिसर माय वर्क इज टू कंस्ट्रक्ट योर रोड्स। मेरा काम जो है वो आपके घरों की सड़कें बनाना है। नाउ आपके घर की सड़क बहुत टाइम से नहीं बनी है, आप मेरे पास आओगे क्योंकि ये काम मेरा है। यू विल आस्क मी कि सर मेरा रोड, मेरे घर का रोड क्यों कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ अभी तक? मैं आपको कहूँगा, मैं कह दूंगा आपको ऐसे ही कि मैं नहीं करता, जाओ। जब मैं कहूँगा कि नो मैं नहीं करता, इसका मतलब क्या है? द ड्यूटीज विच इज गिवन टू मी, आई एम नॉट परफॉर्मिंग दोज ड्यूटीज। द ड्यूटीज विच आर गिवन टू मी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय द अथॉरिटी, आई एम नॉट परफॉर्मिंग दोज ड्यूटीज। तो इस केस में क्या होगा? आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट जाओगे, और कोर्ट मुझको ऑर्डर देगा। तो कोर्ट मुझको ऑर्डर देगा मेरा काम करने के लिए, जो कि क्या है? आपके घर की सड़क बनाना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वी ऑर्डर। प्रोहिबिशन जो रिट है बच्चों, ये जारी होती है एक बड़े कोर्ट से, एक हायर लेवल के कोर्ट से लोअर लेवल के कोर्ट तक। हमारे यहाँ जो कोर्ट सिस्टम है बच्चों, उसका एक जुरिस्डिक्शन होता है, एक क्षेत्राधिकार होता है, एक एरिया होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, जो कहाँ जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं बच्चों जो सिर्फ हाई कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स में नहीं जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारी कंट्री में 2 स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो ऐसे केस की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो अगर 2 स्टेट आपस में झगड़ा कर रहे हैं और कोई स्टेट का कोर्ट ऐसा मामला सुनने लग जाए, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में उसका केस चला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसको प्रोहिबिशन की रिट जारी करता है, उसको रोकने के लिए रिट जारी करता है और कहता है कि दिस इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन, दिस इज माय जुरिस्डिक्शन, सो दिस केस शुड बी डिस्कस्ड ओनली इन माय प्रेजेंस, या दिस केस शुड बी डिस्कस्ड ओनली बाय मी। ठीक है, ये जो भी आपका केस डिस्कस किया जाएगा, ये केस सिर्फ मेरे द्वारा ही डिस्कस किया जाना चाहिए। आपकी अथॉरिटी, जुरिस्डिक्शन, पावर इस केस पर नहीं है।
उसके बाद है सेरेटोरोरी। सेरेटोरोरी को मतलब होता है सेंड इट ओवर। सेंड इट ओवर का मतलब है कि जब कोई भी छोटा कोर्ट कोई भी काम या कोई भी केस आपका सुन रहा हो और वो केस में कोई भी फैसला नहीं आ रहा हो, तो जो हायर कोर्ट होता है वो उसे कहता है कि सेंड दिस केस ओवर टू मी, तो सेंड इट ओवर। क्यू वारंटो। क्यू वारंटो जो रिट होता है ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, और ये ऐसे ऑफिसर को जारी किया जाता है जिसके पास किसी काम को करने की अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, किसी भी ऑफिसर को अगर किसी काम में करने की अथॉरिटी नहीं है और वो काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछता है बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस वर्क। क्यू वारंटो, टेल मी द रीजन बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर परफॉर्मिंग दिस ड्यूटी। ठीक है, तो क्यू वारंटो ऐसे ऑफिसर पर जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऐसा काम कर रहा होता है जिसकी अथॉरिटी उसको नहीं होती है। ठीक है, सो ये 5 टाइप की आपकी रिट्स हैं जो कौन जारी करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट। तो बच्चों ये था आपका फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको दोबारा पढ़ना, जैसा मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा डीप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। जो सब्जेक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये वाले, ये पढ़ना क्या हो जाएगा आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।